प्यारे बच्चों, प्रोज से शुरुआत करते हैं। प्रोज। प्रोज। डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बुक प्रोज में 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल, जो कि सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखा गया है। द इंचेंटेड पूल, मायावी तालाब। यह डियर स्टूडेंट्स महाभारत के काल से लिया गया है, जब पांचों पांडवों को वनवास होता है। वनवास के दौरान एक ऐसी घटना घटती है जो जो पांचों पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर के लिए धर्म की परीक्षा साबित होती है, और फाइनली वो धर्म की परीक्षा में सफल होते हैं। यामा अर्थात यमराज यक्ष का रूप धारण करके अदृश्य होकर के जलाशय के पास पहुंचते हैं और वह पांडवों की परीक्षा लेते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ेंगे डिटेल में इसको। डियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर की मैं अलग वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आज केवल इंट्रोडक्शन होना है। हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं आज इसको जानना ज़रूरी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग वीडियो बना करके चैप्टर वाइज आपको डिटेल में उसको रीड करा दूंगा। सेकेंड चैप्टर की बात कर लेते हैं। सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र, जेल फेंटेस के द्वारा लिखा गया है। ईश्वर के लिए एक पत्र। यहाँ पर लेंचो है, ही इज़ अ फार्मर, ड्यू टू हेल स्टॉर्म, उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है तूफान में। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। वो सोचते हैं कि कैसे मैं अपने फैमिली को खिला पाऊँगा, कैसे भोजन कराऊँगा। तभी उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर सबकी हेल्प करता है, क्यों ना अगर हम ईश्वर को अपने प्रॉब्लम को बताएं, उनको एक लेटर लिखें, तो शायद वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक लेटर लिखते हैं और 100 पोसेस की मांग करते हैं, 100 रुपीज़ की मांग करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ेंगे इसको। इसमें कुछ लास्ट में कॉमेडी भी होती है। जो लोग उनकी हेल्प करते हैं उन्हीं पोस्ट ऑफिस या पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को वो बंच ऑफ कुर्क्स कह देते हैं, बेईमानों का समूह कह देते हैं। ये वास्तव में उनकी ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति को दर्शाता है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको। चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 दी गंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ हाई स्कूल, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर दी गंगा के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इच्छाओं को भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर मेरी मृत्यु हो, मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए और राख को इलाहाबाद, इंडिया भेज दिया जाए। इलाहाबाद में गंगा नदी में एक मुट्ठी भर राख प्रवाहित कर दिया जाए और शेष बची राख को जहाज़ के द्वारा आसमान में ले जाया जाए और वहाँ से संपूर्ण भारतवर्ष में बिखेर दिया जाए, जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं, ताकि वो भारत का अभिन्न अंग बन जाए। पढ़ेंगे डिटेल में इसको। यहाँ पर वो भारत और गंगा का रिलेशन बताते हैं कि गंगा नदी भारत की नदी है, ये सदियों से चली आती रही है और आगे भी इसका अस्तित्व बना रहेगा। पढ़ते हैं चैप्टर 4 की बात करते हैं। सोक्रेटिस, सुकरात, रोडा पावर के द्वारा लिखा गया है। ये अडॉप्टेड है एक्चुअल में। सोक्रेटिस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे ही वाज अ ग्रेट फिलासफर। बचपन से ही वो हर एक चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करते थे, अपने दोस्तों के हर एक एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते थे। जब बड़े होते हैं तो वो एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं, और जिस कारण से उनको लगा कि आई नीड to educate all the people of Athens, and that's why and so in this way
आई कैन मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट। वो गलियों में घूमने लगते हैं, गलियों में घूम घूम करके लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, शिक्षा देने लगते हैं। जहाँ पर झुंड में, जहाँ पर गली में, मोहल्ले में, बाज़ार में, चौराहे में जहाँ पर लोग मिलते, वह उनसे बात करते और उनसे क्वेश्चन पूछते और जवाब न दे पाने पर वो अपने अनुसार सही जवाब देने का प्रयास करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन्होंने लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। जब वे बूढ़े हो चले थे तो लोग उन्हें मेहमान के रूप में अपने घर में रखना सम्मान की बात महसूस करते थे। उनके लिए बड़े लोगों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए थे। इसको दो पार्ट में बांटा गया है और सेकंड पार्ट में ये है कि आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति, चाहे व्यक्ति कितना अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसके जलने वाले दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। सोक्रेटिस को कुछ लोग नापसंद करते थे। उन्होंने उन पर मुकदमा किया, सरकार को सूचित किया कि ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, उनका लाइन चेंज कर रहे हैं और शासन के विरुद्ध भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो उन पर केस चलता है। उनको ये कहा गया, ऑफ़र दिया गया कि आप अपने ऑफेंस को, अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर सही हूँ, जो मैंने शिक्षा दिया है वो सत्य है, तो एक बार नहीं मैं कई बार मरने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि जो भी मैंने शिक्षा दिया है वो सत्य है। इस प्रकार से फाइनली उनको कप ऑफ पॉइजन दिया जाता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पढ़ेंगे डिटेल में इसको हम लोग। चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 टॉर्च बेरर, मसाल धारक, W.M. रायबर्न के द्वारा लिखा गया है। मसाल धारक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में एक मर्चेंट है, उनके दो पुत्र हैं, एक व्यापारी है, उनके दो पुत्र हैं। व्यापारी बूढ़े हो चले हैं। अब वो अपने दोनों पुत्रों को बुला करके उनको 1-1 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि जाइए मार्केट से ऐसी कोई चीज़ लेकर के आइए जो संपूर्ण घर को भर दे। दोनों पुत्रों को बड़ा आश्चर्य होता है, बिकॉज इन दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल टू बाय समथिंग in 1 rupees and that will fulfill the whole house, but they surprised, but they accepted, they pick up the rupee and went out। जो पहला वाला पुत्र है वो सीधे बाज़ार जाता है और बाज़ार में घूमता है, पूरे दिन घूमता है ये सोच करके कि शायद ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो पूरे घर को भर दे। पूरे बाज़ार घूमता रहा। फाइनली वो बहुत डिसअपॉइंट होता है और लास्ट में लौटने लगता है। तभी उसको हेफुल बुलक कार्ट दिखाई पड़ती है, भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी दिखाई पड़ती है। उस बैलगाड़ी के पास वो जाता है और कुछ मोल तोल करने के बाद वो 1 रुपए में सब पूरा भूसा खरीद लेता है। भूसा ला करके वो अपने फादर के घर में उड़ेल देता है, लेकिन वो संपूर्ण घर को भर नहीं पाती। तब तक संध्या हो चली थी, शाम हो चली थी, इवनिंग हो चला था। जो सेकंड पुत्र था वो मार्केट जाता है। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उनको लगा कि अगर मेरे पापा ने मुझे 1 रुपए में ऐसा कोई सामान लाने को बोला है जो घर भर दे, तो वास्तव में ऐसा कोई ना कोई सामान तो होगा ही, क्योंकि मेरे फादर एक अच्छे इंसान है और बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं, व्यापारी रहे हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं। उन्होंने सोचा 1 रुपए में कोई सामान अगर मिलता है जो पूरा घर को भर दे, तो वास्तव में ऐसा कोई ना कोई सामान तो होगा ही। वो सोचने के बाद मार्केट जाता है और उसको आइडिया आता है। वो सीधे कैंडल शॉप जाता है और कैंडल शॉप से 1 रुपए में ढेर सारी मोमबत्तियाँ खरीद लाता है और उन मोमबत्तियों को ला करके घर में हर कमरे में 2-3 मोमबत्तियाँ खड़ी करके उनमें लिड फायर, आग लगा देता है। और एज सुन एज he lit the candles, the house was filled with light। जैसे ही वो कैंडल्स को जलाता है, घर रोशनी से भर जाता है। उसके फादर उससे बहुत खुश होते हैं और वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने दूसरे वाले पुत्र को, जिसने पूरे घर को रोशनी से भर दिया था, उसको दे देते हैं। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में गुरु नानक और मर्दाना की स्टोरी है। गुरु नानक और मर्दाना नगर भ्रमण पर निकले थे, गांव भ्रमण पर निकले थे। वो काफ़ी दूर चलते हैं, संध्या जाती है, गांव में रुकते हैं। उस गांव के लोग बहुत ही इनहॉस्पिटेबल लोग थे, अतिथि का सत्कार ना करने वाले लोग थे। और वही जब रुके वहाँ पर तो उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। उन्हें किसी प्रकार से खुले आसमान के नीचे रात्रि बितानी पड़ी। नेक्स्ट डे जब वो चलने लगते हैं तो गुरु नानक ईश्वर से उन गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस गांव के लोग यहीं पर रहें, खुश रहें। मर्दाना जो उनका शिष्य था वो थोड़ा सा पजल्ड होते हैं, लेकिन उनको लगा कि नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, महात्मा है, सबको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। चलते गए। नेक्स्ट टाइम आगे
आगे बढ़ते गए। दूसरे दिन रात हो चली थी, तब फिर वो एक दूसरे गांव में रुकने के लिए गए। वहाँ के लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल प्रकार के व्यक्ति थे, बहुत ही अतिथि का सम्मान करने वाले थे। उन्होंने उनको एक से मेहमान के रूप में स्वीकार किया, उनको घर बुलाया, खाने पीने के लिए दिया और बिस्तर दिया, रात्रि विश्राम के लिए उनको घर दिया, साथ में पूरी रात उनकी सेवा करते रहे। सुबह उठकर जब वह चलने लगते हैं तो जब सुबह निकलने लगे तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया, और दूसरे गांव के लोगों को जिन्होंने उनका अच्छे से खातिरदारी किया उनके लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, इस गांव के लोग इस गांव में बिल्कुल नहीं रहें, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैल जाएं। मर्दाना जो उनके शिष्य था उनको इस बात से बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने सीधे अपने गुरु को अपोज किया, विरोध किया और कहा कि गुरु जी आप गलत कर रहे हैं, जो हमको रहने के लिए घर नहीं दिया, हमारी सेवा नहीं किया, उनको आपने तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग घर पर रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ये दूसरे गांव के लोग जो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने रात भर हमारी सेवा की, खाने पीने रहने की व्यवस्था की, आप इनको बोल रहे हैं कि ये एक स्थान पर बिल्कुल न रहें, संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में फैल जाएं। गुरु नानक जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि हे वत्स, बुराई एक जगह रहेगी तो कुछ ही स्थानों को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर अच्छाई दूर तक फैलेगी तो उस अच्छाई के दूर तक फैलने से जो भी लोग उसके संपर्क में आएंगे वो सब अच्छे हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले गांव वाले लोगों को कहा कि इस गांव के लोग एक ही स्थान पर रहें और स्वस्थ रहें, जिससे कि इनकी बुराई इसी स्थान पर रहेगी, इनके नष्ट होने के साथ साथ बुराई भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो दूसरे प्रकार के दूसरे गांव के लोग हैं, ये पूरे संपूर्ण भारत में फैल जाने के लिए मैंने ईश्वर से इसलिए प्रार्थना किया कि ये अच्छे लोग हैं, दुनिया को, समाज को इनकी आवश्यकता है, ये दूर समाज तक फैल जाएंगे तो समाज इनके कारण अच्छा हो जाएगा। इस बात को लेकर मर्दाना बहुत खुश होते हैं और वे यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। चैप्टर 6 है आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट। आर श्रीनिवासन जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना कैसे की गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना तो कर दी उन्होंने, सुंदर सुंदर फूलों, पर्वतों, पहाड़ों, झरनों, हर एक चीज़ का निर्माण कर दिया। लेकिन तब पर भी वो देखते हैं कि उनके जो सब सर्वश्रेष्ठ रचना है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ह्यूमन बीइंग्स, वे बहुत दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, संसार की किसी भी सुंदर चीज़ों में उनका मन नहीं लगता है। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है अपने इस रचना पर, सब धरती की रचना पर जो उनका विचार था, वो उससे बहुत दुखी होते हैं। सोचते हैं कि मैंने जो कार्य किया है सृष्टि को रच करके, ये तो व्यर्थ है, बेकार है। मैंने इंसानों के लिए सृष्टि की रचना की है, लेकिन इंसान तो मेरी सुंदर धरती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब उनकी जो कंसर्ट है, पत्नी वाइफ सरस्वती जी, हाँ, उनसे अपना शेयर के लिए कहती हैं। वो उसमें संगीत, ज्ञान, अन्य प्रकार के गुणों का सृजन इंसान के अंदर करती हैं। म्यूज़िक, अदर फाइन आर्ट्स की रचना करती हैं, जिससे इंसान उन रचनाओं की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और अब वो संसार सुंदर दिखाई पड़ने लगा। यहाँ पर एक कहानी दर्शाई गई है अकबर और तानसेन की। तानसेन जो 9 रत्नों में से एक थे, ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट बर्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। वो एक बार जब तानसेन संगीत गा रहे थे तो अकबर वेंट इनटू स्टेसी एंड आस्क्ड हिम, कहते हैं कि हे तानसेन, दुनिया में तुम्हारी तरह कोई दूसरा संगीतकार हो ही नहीं सकता है। तानसेन मुस्कुराने लगते और मुस्कुरा कर कहते हैं, महाराज, मेरे गुरु हैं स्वामी हरदास जी, जो मुझसे अच्छा गाते हैं। Akbar was surprised to hear this because he thought that तानसेन was the best musician of the world। लेकिन जब उन्होंने सुना कि तानसेन के गुरु हैं जो उनसे अच्छा गाते हैं, तो he wanted to hear स्वामी हरदास। तानसेन जी ने उनको बताया कि स्वामी हरदास जी हिमालय में रहते हैं,
कुटिया बना करके, और वह किसी के राज्य में नहीं आएंगे, उनसे मिलने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। समय निकाल कर अकबर और तानसेन चल देते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, कई दिनों तक रुकते हैं, लेकिन तानसेन जी ने गाना नहीं गाया। एक दिन तानसेन ने अपने गुरु के द्वारा सिखाए गए गीत को गलत ढंग से गाना शुरू कर दिया। जब उनके गुरु ने उस गीत को सुना तो वो गुस्सा होते हैं। ही rebuked तानसेन एंड स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग पीस ऑफ सॉन्ग करेक्टली। और जैसे उन्होंने गीत गाना शुरू किया, पूरा आसमान, धरती, पृथ्वी, पाताल ऐसा लग रहा है कि पूरा संगीत से भर गया है। तो अकबर और तानसेन खुद को भूल जाते हैं, और जब उनका संगीत खत्म होता है तो तानसेन की तरफ अकबर मुड़ते हैं और कहते हैं, तानसेन तुम्हारा संगीत तो भूसा है, चैफ है। तानसेन बहुत अच्छी बात कहते हैं। तानसेन जी कहते हैं कि महाराज, संगीत आदेश पर नहीं आती है। मेरे गुरु और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि महाराज मैं आपके आदेश पर गाता हूँ, और मेरे गुरु तब गाते हैं जब उनको अंतः प्रेरणा मिलती है, अंदर की भावना जागती है, तब वह गाते हैं महाराज, इसलिए वह मुझसे अच्छा गाते हैं। इस प्रकार से कहानी है। तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। अभी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आना है, मैच द फॉलोइंग्स आना है, इसमें ट्रू फॉल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं पोइट्री में कितने ये पोइट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं हमको। स्टूडेंट्स पोइट्री में सिर्फ 4 पोएम्स पढ़नी है आपको। फर्स्ट पोएम है द फाउंटेन, जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा लिखी गई है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्टेन नाइट। पढ़ना है इसको, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी पोएम है। इसमें फाउंटेन और अपने बारे में कहा गया है कि इस प्रकार से फाइनली वो बताते हैं, इस प्रकार से फाउंटेन रातों दिन हमेशा ऊपर की तरफ गतिमान रहता है और ऊंचाई पर उठने का प्रयास करता रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है, तरोताज़ा रहता है। उसी प्रकार से हे फव्वारे, हे फाउंटेन, हमारे हृदय को भी फव्वारे की तरह ही प्योर कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, तरोताज़ा कर दीजिए, जिससे हम भी हमेशा ऊपर की तरफ, हमेशा सक्सेस होने के सोचते रहें, अच्छा कार्य करने के सोचते रहें। सेकंड पोएम है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का स्तुति गान, जीवन का भजन। जीवन का स्तुति गान क्या होना चाहिए, WH.S.W. लॉन्गफेलो जी ने बहुत अच्छे से सॉन्ग ऑफ लाइफ में एक्सप्लेन किया है। पढ़ेंगे इसको, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैं वीडियो बना दूंगा, पोइट्री की भी अलग अलग, पोएम की अलग अलग वीडियो बना दूंगा, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर 3 देखते हैं, द विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू। विलेज सॉन्ग बहुत अच्छी पोएम है ये। वो गांव की एक लड़की है जो जंगल जाना चाहती, जंगल की खूबसूरती से वो बहुत अट्रैक्ट है, कहती है परियां मुझे बुला रही हैं, हे माँ मैं जाना चाहती हूँ। और माँ कहती है कि घर सज गया है, शादी की तैयारियां हो गई, शहनाइयाँ बज रही हैं, चंदन की खुशबू पूरे घर, पूरे आसपास में फैल रही है, और वह राजकुमार आपसे शादी करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार से तब पर भी वो विलेज गर्ल तैयार नहीं होती है। वो हर हाल में इस थोड़े समय की खुशी को छोड़ करके नेचर की गोद में जाना चाहती है, जहाँ पर हर समय खुशियाँ रहती हैं, बनावटी नहीं बल्कि वास्तविक खुशियों पर अट्रैक्ट होती है। नो प्रॉब्लम। देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पोएम नंबर 4 है द नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता। R.W. इमर्सन जी के द्वारा लिखा गया है। नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता कैसा हो। राष्ट्र निर्माता वो होते हैं जो मजबूत खंभे की तरह खड़े रहते हैं, हर कष्ट का सामना करते हैं, फाइनली वही लोग राष्ट्र के सच्चे निर्माता होते हैं। पढ़ेंगे इसको हम लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में केवल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं सप्लीमेंट्री में डे स्टूडेंट्स हमको। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में अडॉप्टेड है ये। यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में बताया है कि थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में कैसे थे, स्टूपिड एंड नॉटी एक्टिविटीज़ करते थे, यहाँ तक कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। बट हिज पेरेंट्स न्यू दैट हिज
चाइल्ड वाज नॉट स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने घर में, उनकी मदर ने उन्हें घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ नॉटी स्टोरीज उनके बारे में है कि एक बार वे घर में बैठे हुए थे, चिड़िया आती है, कुछ दाने चूम कर उड़ जाती है, तो उनको लगा कि चिड़िया उड़ सकती तो हम भी उड़ सकते हैं, और हमको आइडिया मिल गया है कि चिड़िया कैसे उड़ पाती है। चिड़िया कीड़े खाती है, इसलिए चिड़िया उड़ पाती है। अगर इंसान भी कीड़े खाना शुरू कर दे तो इंसान भी उड़ सकता है। उसने कुछ कीड़े इकट्ठा किए, उसको पल्प लुगदी बनाया, चटनी बनाकर उसको एक गिलास पानी के साथ मिला दिया, और सर्वेंट गर्ल को बुलाता है और बोलता है, उड़ना चाहती हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा, लो, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ड्रिंक इट एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। बेचारी उस इनोसेंट गर्ल ने उस मिक्सअप को एक घूंट में पी लिया, एक सांस से पी लिया। उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार पड़ गई। उनकी मदर ने उनको बहुत डांट लगाई और कहा कि इफ़ यू डू सम नेक्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ फुलिश एक्सपेरिमेंट्स आई विल पनिश यू। कई दिन बीत गए। एक दिन एडिसन अपनी मदर के साथ पोल्ट्री फार्म गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। मदर से पूछते हैं कि मदर, ये मुर्गी अंडों पर क्यों बैठी है? मदर ने कहा, बेटा, शी इज़ हैचिंग द एग्स, अंडों को सेंक रही है। ओह, ऐसा। नेक्स्ट डे जाते हैं, 1 दर्जन अंडे मार्केट से लाते हैं, कमरे में रखते हैं, एडिसन खुद उस पर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक बैठे रहते हैं, लेकिन जब चूजा बाहर नहीं निकला तो उठते हैं और देखते हैं पूरी शर्ट, पूरा कपड़ा, पूरा फर्श गंदी हो गई थी। मदर आती है, उस दिन अच्छी पिटाई होती है। अब एडिसन को सूझ आया था कि ही वॉज मिस्टेकन, बिना पढ़ाई के वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं हम। अब उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उनके पास जितनी किताबें थी खूब पढ़ने लगे। उनके फादर 25 सेंट्स देते थे प्रत्येक बुक पढ़ लेने पर। उन बुक से वो नई नई किताबें खरीदते थे, साथ में अपना पॉकेट मनी भी चलाते थे। कुछ दिनों तक ऐसा करते गए। अब उनको लगा कि इतना पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है कि हम और आगे कुछ कर सके। वो नया स्थान में भी घूमना चाहते थे, इसलिए वो रेलवे में जॉब करने का डिसीजन लेते हैं। मम्मी पापा से परमिशन लेते हैं, नहीं मिलती है, लेकिन जब वो कारण बताते हैं कि वह क्यों रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वो नया स्थान, नए लोगों से भी मिलना चाहते हैं, नए नए विचार अपने अंदर लाना चाहते हैं, तब उनके पेरेंट्स लोगों ने उनकी अनुमति दे दी। अब वे पेपर, फल और इस प्रकार की चीज़ें बेचने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने रेलवे में ही अपना एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीद लिया और खुद प्रिंटिंग, खुद एडिटिंग और खुद उसको सेलिंग करने लगे और काफ़ी पैसा अर्न करने लगे। उन्होंने इस पैसे से एक लेबोरेटरी स्थापित कर लिया था उसी ट्रेन के अंदर। एक बार वो ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट एंड देन द ट्रेन टर्न एंड इट वाज अ जॉल्ट, झटका लगता है, और उस झटके में अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड इट कॉट फायर। आग लग जाती है, थोड़ी सी फास्फोरस ज़मीन पर गिर जाती है फर्श पर ट्रेन के। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, गार्ड आता है, दोनों ने मिलकर के आग को तो बुझा दिया। बट दिस वाज द एंड ऑफ सर्विस ऑफ एडिसन इन द ट्रेन। एडिसन को नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ सालों तक वह यहाँ वहाँ भटकता रहा। एक बार वह अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। वह दोस्त एक फैक्ट्री में वर्क करता था। वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मशीन थी। अचानक वो मशीन काम करना बंद कर देती है। एडिसन वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने थोड़े समय में उस मशीन को करेक्ट कर दिया। कंपनी का मालिक बहुत खुश होता है और एडिसन को ऑफ़र करता है वहाँ नौकरी करने के लिए। एडिसन कुछ सालों तक वहाँ नौकरी करता रहा। खूब फेम और खूब मनी कमाया उसने। एडिसन सोचते थे कि मैं ऐसे कौन से काम करूँ जिससे मैं लोगों को खुशी दे सकूँ, लोगों को जीवन आसान कर सकूँ। उन्होंने देखा कि अमेरिकन लोग अंधेरे में रहते थे। उन्होंने अमेरिकन लोगों से प्रॉमिस किया कि अगले 2 सालों में मैं इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा। और इसके पहले उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ग्रामोफोन के आविष्कार से उन्होंने लोगों को खुशी दिया था और वो इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करके लोगों के जीवन को सरल, आसान करना चाहते थे। अब उस समय के साइंटिस्ट हंसने लगे कि एडिसन कैसे ये काम कर पाएंगे, लेकिन एडिसन ने किया। 2 साल के अंदर ही लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करके
उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार कर दिया था। अब पूरा अमेरिका रोशनी से जगमगा गया था। इस प्रकार एडिसन ने अपना वादा पूरा किया। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स एडिसन किए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वार टाइम औजार का भी उन्होंने किया था। उन्होंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि पर डे इवनिंग में आएंगे और 1 रुपये अपनी माँ को देंगे। उन्होंने अपनी माँ से भी अपना वादा पूरा किया, अमेरिकन लोगों से भी अपना वादा पूरा किया। उन्होंने हमेशा ही चाहा था कि मैं ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए। वो लोगों के जीवन को खुशी देना चाहते थे और लोगों के जीवन को सरल करना चाहते थे। उन्होंने वही किया। उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार करके लोगों के जीवन को खुशी दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करके लोगों के जीवन को आसान कर दिया। हम बच्चों को भी एडिसन की तरह बनना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पढ़ेंगे इसको और डिटेल में बच्चों। हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर 2 है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में कि कैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य करते थे। वे कुछ सालों के बाद जब उनकी मृत्यु होती है, उनका किला नष्ट हो जाता है और गांव के चरवाहे वहां पर अपने गायों को चराने के लिए लाते हैं। और जब गायें चर रही होती हैं तो वहाँ वो काऊ हर्ट्स लोग, चरवाहे लोग वहीं पर खेला करते थे। एक बार वो ऐसे बैठे थे, उन्हें एक बच्चे को कुछ सूझता है और जा कर के एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों यहाँ पर कुछ केसेस लाइए, मैं निपटारा करूँगा। अचानक वो महसूस करता है कुछ आश्चर्यजनक शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और वह स्ट्रेट बैठ जाता है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसके चेहरे की गंभीरता स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन उनको लगा कि ये तो एक जज बनने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने केसेस लाए और वो जज बन करके उन केसेस को निपटा दिया। पूरे दिन यह मामला चलता रहा। इस प्रकार से वो काफ़ी दिन तक चलता रहा। जब बच्चे आते, वो लड़का उस स्थान पर बैठ जाता, ऊंचा सा टीला था, और सारे बच्चे मामलों को लेकर के आते, वो अच्छे से निपटारा कर दिया करता था। इस प्रकार से कुछ दिनों बाद गांव के दूर दराज मुल्क तक ये सूचना पहुंच गई कि कोई लड़का है, वो स्थान पर बैठता है और सही न्याय करता है। अब दूर दूर से लोग अपने सही के न्याय लाने लगे, मामले लाने लगे, और लड़का सही न्याय करता था और दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट हो जाते थे। इस प्रकार से अब यह समाचार उज्जैन के राजा के पास पहुंच गई। उज्जैन के राजा ने तुरंत संदेह किया कि यह अवश्य ही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन होना चाहिए। उसने अपने सैनिकों को भेजा, खुदाई किया और वास्तव में ब्लैक मार्बल निकलती है जो कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। 3 दिन तक पूजा पाठ करके बैठने का निर्णय लिया गया। वो बैठने के लिए आते हैं तो एंजल्स जो कि उस ब्लैक मार्बल को सपोर्ट किए थे, 25 स्टोन एंजल्स थे। वे जब राजा बैठने को होता था तो एक एंजल प्रकट होता था और वो राजा से क्वेश्चन पूछता था। राजा अगर उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे तो एंजल्स उड़ जाता था। इस प्रकार से 24 एंजल्स 24 बार प्रकट होते हैं और राजा से 24 प्रकार के सवाल पूछते हैं। राजा एक भी क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। और फाइनली जो 25वां एंजल्स था वो भी क्वेश्चन पूछता है, राजा भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वह उस स्टोन एंजल्स को अपने कंधे पर रखकर आसमान में उड़ गया और तब से लेकर के हमेशा के लिए हमेशा के लिए विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती लोक से अदृश्य हो गया। पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। अभी तो केवल समराइज़ कर रहे हैं, अभी केवल इसको इंट्रोडक्शन हो रहा है। हम लोग सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 देखेंगे, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, मेरा सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पुरस्कार। जेसी ओवेन और लुई लॉन्ग। जेसी ओवेन ने इसको सेल्फ से लिखा है। ये सच्ची दोस्ती की पहचान कराते हैं जेसी ओवेन और लुई लॉन्ग। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फिर से इसको। जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ी सी ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप जानते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं।
assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। मॉडर्न बुक्स में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी मिलता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और वर्ब और उसके काइंड्स हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी, एक्सिलरी, बी, हैव और डू होता है, आप जानते ही हैं। प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी दो भागों में बांटा गया। प्राइमरी एक्सिलरी बी में इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी ये आते हैं। हैव, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मॉडल एक्सिलरीज में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, डॉट डॉट ये आते हैं। निगेटिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं जिसमें नकारात्मक भाव का बोध होता है। ऐसे सेंटेंसेस को एग्जाम में आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव बनाने के लिए एग्जाम में पूछता है। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 7 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस जिनसे प्रश्न पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं हर ग्रामर की भी हर चैप्टर्स की अलग अलग वीडियो बना दूंगा विथ एक्सरसाइज। टेंस एंड देयर यूजेस, एक्टिव वाइज टेंस जो हमने पढ़ा, टेंस हम लोग पढ़ेंगे उसका। पैसिव वाइज चैप्टर 9 में हम लोग पैसिव वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में एक्टिव वाइज, चैप्टर 9 में पैसिव वाइज पढ़ेंगे हम लोग। एक्टिव, पैसिव वाइज लास्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। हम लोग चैप्टर 11 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। आपको पता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। इसको हमको चेंज करना होगा। हम लोग जानेंगे डिटेल में इसको, ये पढ़ाएंगे। मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा। नरेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इंटरमीडिएट का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर ही होगा, इसलिए बहुत केयरफुली हाई स्कूल में इसको पढ़ना है आपको। चैप्टर 12 आपका होगा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग उसे पढ़ेंगे। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस आधा अधूरा रहेगा और उसके भाव को स्पष्ट करते हुए सेंटेंस को खुद से बनाना होगा, तभी बना पाएंगे। जो आपको सेंटेंस की जानकारी होगी, जब आपको सेंटेंस की जानकारी होगी, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, तभी आप लोग कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस को सही ढंग से कर पाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग 13 चैप्टर में। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना कैसे होती है, कैसे कैसे लेटर्स को मिला करके करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड बनता है और उसका सही मीनिंग होता है, पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर होगा ये भी। हम लोग 14 नंबर देखते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएट करना, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना है, कहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगना है, कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर सेमी कोलन लगना है, कहाँ पर ऐसे ऐसे जो भी विराम चिन्ह लगते हैं उन विराम चिन्हों को हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन में। हम लोग 15 की बात कर लें। स्पेलिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग के बाद हम लोग इसमें ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के बाद हम लोग पैसेज फॉर ट्रांसलेशन एग्ज़ाम में जो आएगा वो एक एक लाइन के नहीं होते, स्मॉल पैसेज होते हैं। 3 या 4 सेंटेंसेस, 4 या 5 सेंटेंसेस के वो पैसेज को हमको ट्रांसलेट करना होता है हिंदी टू इंग्लिश। हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज भी हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम में। एक अनसीन पैसेज भी आएगा। अनसीन पैसेज जो अनसीन होगा एक्चुअल में हम लोग उसको जानते नहीं हैं कैसे इसको करना है। नो प्रॉब्लम इज़ देयर। हमको उस अनसीन पैसेज को रीड करना है, उसको समझना है। समझने के बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे उस क्वेश्चन का आंसर हमें उस अनसीन पैसेज से ही खोज करके देना है। नो प्रॉब्लम, बहुत इजी रहेगा। तो ठीक है, हम लोग पढ़ लिए इसको। आज हम लोगों ने जाना कि हमको हाई स्कूल इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। प्रोज में हमको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पोइट्री में हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और शॉर्ट्स सप्लीमेंट्री में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। डिटेल में पढ़ना है। मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं हर एक चैप्टर्स के अलग अलग वीडियो बना दूँगा, बट ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल का इंग्लिश का संपूर्ण परिचय कराता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब